हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल हम लोगों ने मैनेजमेंट का पार्ट 1 पढ़ा। तो पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमने 3 तरह के ऑब्जेक्टिव को देखा कल की क्लास में। मैनेजमेंट का उनका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एसपीजी, सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ। उसके बाद उनका सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर कुछ कुछ बच्चों ने मुझे काफी क्वेश्चंस पूछे। तो आप अपने क्वेश्चंस जो होते हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर देता हूं। जैसे कुछ बच्चों ने पूछा कि एक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए घर देता है, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाता है। मतलब कि कंपनी वाले जो होते हैं ना, वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों को स्कूल में जो है वो एजुकेशन फैसिलिटी फ्री में दिलाते हैं। तो क्या ये सोशल होगा? तो स्टूडेंट, ये सोशल बिल्कुल भी नहीं होगा, ये पर्सनल होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी के एम्प्लॉय आपके हैं। इट्स अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि आप उनको कुछ दे रहे हो। अगर आप समाज के सब गरीब लोगों को, गरीब वर्ग के लोगों को अगर ये फैसिलिटी देते तो ये आपका जो होता वो होता सोशल। टाटा ने और जिम प्रेम जी ने भी बहुत सारे लोग हैं, देखो सबका नाम मैं नहीं ले सकता, छोटा दान दिया हो चाहे बड़ा दान दिया हो, उन्होंने समाज के लिए दिया है तो उनका सोशल है। लेकिन अगर वो अपने एम्प्लॉयज को दे दें तो ये सोशल नहीं होगा, पर्सनल होगा। ठीक है। एक बच्चे ने पूछा कि सर गोल और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है। तो देखो, जो गोल है वो आपका टोटल डेस्टिनेशन है। मगर मैं यहां पे हूं और मैं यहां पहुंचना चाहता हूं, ये मेरा गोल है। और बीच में भी तो कुछ करना पड़ेगा एक्टिविटीज को। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज होंगी वो मेरी ऑब्जेक्टिव होंगी। क्लियर है यहां तक? ऑब्जेक्टिव्स। तो गोल जो होता है वो वाइडर टर्म है, वो लॉन्ग टर्म है, और उसको अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं वो हमारे लिए क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस थे बेसिकली। बाकी और जो केस स्टडीज वगैरह वो सब कराऊंगा यार, आप पेशेंस रखो, जैसा करा रहा हूं वैसे कर लो। जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं, उन्होंने काफी बच्चों ने बोला कि सर कोई साथ नहीं दे रहा, कोई भी वीडियोस नहीं बना रहा बिजनेस स्टडीज की। तो आप परेशान ना हो, यहाँ पे आपको वीडियोस पूरी मिलेगी और हम आराम से सिलेबस खत्म करेंगे और आपका एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होगी और आप 80 आउट ऑफ 80 तक स्कोर करोगे। डोंट वरी। ओके, चलो अपना नेक्स्ट पार्ट है इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और जो नए बच्चे हैं जो 12th में अभी आए हैं, यार आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आप लोगों के बेसिस पे, तो आप लोग ध्यान रखो उस बात का। नोट्स प्रॉपर बनाओ, हैंड रिटन मेरी चीज को लिख लो। अब एक एक बार लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, और मल्टीपल टाइम याद करो। तो जो कल आपने याद किया उसको आज भी एक बार रिविजन जरूर कर लेना। आज हम पढ़ते हैं इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, अब थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा मैनेजमेंट के फीचर्स। ठीक है, लास्ट क्लास में फीचर्स पढ़े। देखो, जो फीचर है वो बताता है कि इसकी क्या क्या खासियत है। जैसे आपके मोबाइल फोन है, तो उस मोबाइल फोन में फीचर क्या क्या है? बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आप एक गाड़ी खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, मशीन खरीदते हो या हेडसेट खरीदते हो, कुछ भी आप खरीदते हो, तो वो उसका फीचर है कि क्या क्या है फैसिलिटी। अब उस फीचर से आपको फायदा क्या होगा, दैट इज कॉल्ड इंपोर्टेंस। अब आपको छोटा एग्जांपल देता हूं। आपने कार खरीदी तो कार में एयर बैग होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, 2 है 6 है एयर बैग, वो कार पे डिपेंड करता है, अलग अलग कार पे। तो अब एयर बैग है कार के अंदर, ये हो गया फीचर कि भाई मेरी गाड़ी में एयर बैग है तो कल को एक्सीडेंट होगा तो रिस्क जो होगा वो मुझे कम होगा। अब उस एयरबैग से मुझे फायदा हो रहा है कि कल को जो है एक्सीडेंट केस में मेरी जान बच सकती है उससे, ये इसका इंपोर्टेंस होगा। इंपोर्टेंस का मतलब क्या है? बेनिफिट, किस तरीके से हेल्प करेगा। तो कभी भी किसी चीज का फीचर और इंपोर्टेंस हो, थोड़ा सा कनेक्ट करना, दोनों चीज सेम मिलेंगी। फीचर बताता है कि क्या है और उससे फायदा क्या होगा, वो बताता है आपको इंपोर्टेंस। पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस के अंदर काफी कंफ्यूज करेगा ये, तो आप डोंट वरी। अगर आपको फीचर इंपोर्टेंस दोनों में से कोई भी एक याद है तो अप्रोक्सीमेटली वो सेम रहने वाला है। क्लियर है? चलो, अब इंपोर्टेंस में क्या है? सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने गोल को कभी भी बाय चांस अचीव नहीं करते, बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट, जानबूझकर। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। तो यानी कि वो प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। तो जैसे अभी मान लो ये आपके पास लगभग 40 to 45 डेज का टाइम है। जिनके बोर्ड की एग्जामिनेशन उनकी बात कर रहा हूं, और जिनका अगले साल मार्च में होगा उनकी बात कर रहा हूं। तो वो अपना अपना टाइम देखो, तुम्हारे पास कितना टाइम है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। बाय चांस तुम सक्सेस नहीं कर जाओगे, बाय चांस तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 नहीं स्कोर कर जाओगे। आप समझ रहे हो बात को? आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तभी। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर ये स्टेटमेंट कहीं आ जाए, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस, तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहा है, मैनेजमेंट की। और उसके कंटेक्स्ट में आपको बात करनी हो तो आपको मैनेजमेंट की इंपोर्टेंस को लिखना है। क्लियर है?
अब बिजनेसमैन रीच टू द टॉप, एक बिजनेसमैन जो है अपने टॉप पे तभी पहुंचेगा जब वो अच्छे से मैनेजमेंट करेगा, उनकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छा होगा। किसी भी कंपनी के अगर एम्प्लॉय उसको सपोर्ट करे तो वो एम्प्लॉयज जो हैं कंपनी को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट डिपेंड करता है क्या मैनेजमेंट है आपका। इसी तरीके से हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, अभी जो भी करंट गवर्नमेंट है पावर में, तो उनका मैनेजमेंट कैसा है इस कोविड डिजीज को लेकर, ये डिपेंड करेगा कि हम कितना जल्दी कोविड डिजीज से, यानी कि जो कोरोना वायरस डिजीज है, उससे हम बच सके। क्लियर है यहां तक? तो हर जगह मैनेजमेंट होता है। एक बच्चे का मैनेजमेंट स्कूल में, क्लास में, घर में होता है, एक मदर का मैनेजमेंट होता है, एक मंदिर में पुजारी का मैनेजमेंट है कि ज्यादा भीड़ ना लगे, किस तरीके से टाइम पे आरती हो, लोगों को भंडारा जो है खाने को मिले, ये सारी चीजें मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट कभी भी बाय चांस अचीव नहीं होगा। आपके गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जहां पे सारे एम्प्लॉयज मिलके कंपनी को आगे ले जाने में मदद करता है। फायदे की बात करें तो पहला पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब देखो, जो ये मैंने इस पेज पे ये एक चार्ट बनाया, देखो कुछ लोग कहते हैं सर पेज भरना ज्यादा जरूरी होता है पेपर में, कि थोड़ा सा भरा भरा लगे आपका। तो देखो मैंने क्या स्मार्ट वर्क किया है। कुछ बच्चे क्या होते हैं पता है, आंसर शीट में इतना छोड़ देते हैं, पूरा लाइन खींच के छोड़ देते हैं और बीच में लिखना चालू कर देते हैं और 10-12 पेज भर देते हैं और फिर सीट मांगते हैं, सर एक्स्ट्रा सीट एकदम चौड़ गए। तो उसमें सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं, अरे भाई एक्स्ट्रा सीट कैसे मांग रहा है, इसने कैसे भर दिया, इसने 30 पेज कैसे भर दिए। भाई देखो ये स्ट्रैटेजी तो आपकी बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा करते हो तो आप मत करो बिल्कुल भी। पेज में आप लेफ्ट साइड थोड़ी सी मार्जिन रख सकते हो या फिर ऑलरेडी आपको पेपर में मिलेगा, आपको अपना पूरा लिखना है। आप स्मार्ट वर्क क्या कर सकते हो कि आप उन्हीं पॉइंट्स को डायग्राम में या चार्ट में, देखो जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एक ट्रिक, इस तरह से आप सर्कल बना सकते हो। आप इस तरीके से एक फ्लावर के इस तरीके से 4 पॉइंट बना सकते हो, 3 पॉइंट, अगर किसी के 3 पॉइंट है तो इस तरह से टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, या ट्राइंगल बना के इस तरीके से दिखा सकते हो, या इस तरीके से बॉक्सेस बना के दिखा सकते हो। तो किसी भी तरीके से आप रिलेशनशिप शो कर सकते हो। ये डायग्राम एक बच्चे ने पूछा सर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। भाई टाइम नहीं लगेगा, अगर आप पूरे साल भर प्रैक्टिस करते हो या आप इस 1 महीने 2 महीने में प्रैक्टिस कर लोगे तो 3 या 4 बनाने में कौन सा कह रहा हूं पूरे पेपर में भर के आना है हर क्वेश्चन में, नहीं। हर 3-4 पेज के बीच में एक इसे इंटरवल होता है ना, जैसे आप देखते हो कोई मूवी बीच में इंटरवल होता है, उसी तरह से एक डायग्राम बन जाएगा, चार्ट बन जाएगा। टीचर को लगेगा कि यार बच्चा जानता है कि भाई मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस क्या है, थोड़ा अट्रैक्शन लगना चाहिए आपकी शीट में, ठीक है। तो मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करता है, गोल को अचीव करने में मदद करता है। आपको मैंने बताया था फीचर के अंदर भी कि मैनेजमेंट जो है वो गोल को अचीव करता है, यानी कि टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। तो मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो हमारा जो मेन गोल है वो अवश्य यानी कि जरूर अचीव होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल और ग्रुप गोल। देखो सीधी सीधी बात है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने 3 पढ़ा था। सबसे पहला था ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा था सोशल, तीसरा था पर्सनल। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो सीधी सी बात है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव हो जाएगा, हमारा सोशल गोल भी अचीव हो जाएगा और हमारा पर्सनल गोल भी अचीव हो जाएगा। तो यही तीनों चीज आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा। पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो गया। दूसरा क्या है, आपका पर्सनल और ग्रुप गोल अचीव हो, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं, उनको सैलरी अच्छी देते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं, टीम एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। क्यों, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, ग्रुप एक्टिविटी होता है। आई को रिप्लेस किया किसने, वी ने। वी मतलब हम सब मिलके काम करेंगे, आई मतलब मैं अकेला काम करूंगा तो उतना अच्छा आउटपुट नहीं आएगा जितना 4 लोग मिलके काम करेंगे या 5 लोग मिलके काम करेंगे, तो जितना मतलब इफेक्टिव होगा आउटपुट आएगा। मैनेजर इंटीग्रेट मतलब जोड़ता है क्या, इंडिविजुअल एफर्ट्स को अलग अलग। कहते हैं ना कि एक उंगली में इतना दम नहीं होता, 5 उंगली बनती है तो क्लास दम होता है उसमें, तो 5 उंगली मिलती है तब। तो मैनेजर्स इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल एफर्ट्स को इनटू ग्रुप एफर्ट्स में विद द हेल्प ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, उनको अच्छी सैलरी देना, हेल्दी वर्किंग कंडीशन देना, उनको रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन देना, उनके डेवलपमेंट की बात करना। तो इन सारी चीजों से हम लोग क्या करते हैं, जो पर्सनल ऑब्जेक्ट, जो गोल है, किसी एक इंसान का गोल है, अकेला कोई इंसान काम करने आए कंपनी में, उसकी भी फाइनेंशियल नीड्स है, उनको मैनेजमेंट पूरी करता है। तो पहला क्या होता है बताओ फटाफट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेगा, जो हमारी कंपनी का गोल है। कंपनी का गोल क्या हो सकता है सर, जैसे सेल को बढ़ाना है इस साल 20% से, मार्केट शेयर कैप्चर करना 50% से। तो ये सारी चीजें आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल और ग्रुप गोल को अचीव करता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक मतलब समझा दिया था मैंने, आप देखो फीचर अगर आपको याद हो तो सेम वही इंपॉर्टेंस है। डायनामिक का मतलब क्या होता है बताओ, कोई भी चेंज अगर आया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज करेंगे। सरकार ने बोला प्लास्टिक पॉलिथीन नहीं चलेगा, बैन, तो हम अपने प्रोडक्ट को प्लास्टिक में पैक नहीं करेंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं हम तो करेंगे, या फिर हम बोलेंगे हमको पता नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप बोलोगे मुझे पता नहीं था कानून का, तो ये कोई बहाना नहीं चलेगा। आप अभी सड़क से बाहर निकल जाओ, आप बोलो अच्छा लॉकडाउन चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था, तो क्या आपको पुलिस छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर आप ये बोलोगे मुझे लॉ का नहीं पता,
तो वो आपको बिल्कुल नहीं माफ करेंगे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उसको अडॉप्ट करता है। कोई भी बाहर चेंजेस आता है तो हम लोग एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो लोग इस चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। जैसे वैट टैक्स हट के जीएसटी आ गया तो लोगों को ट्रेनिंग दी गई, भाई जीएसटी की ट्रेनिंग दी, कैसे एप्लीकेशन करना है, कैसे टैक्स लगाना है, रेट अलग है, तो वो सारी चीजें को हम ट्रेनिंग देंगे और कोई भी चीज अगर मार्केट में आता है तो हम उसको अडॉप्ट करेंगे। अगला है इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, तालमेल बढ़ाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो किसी के भी इंपोर्टेंस में आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, कोई प्लानिंग करता है, कोई ऑर्गेनाइजिंग करता है, कोई स्टाफिंग करता है, कोई डायरेक्टिंग करता है, कोई कंट्रोलिंग करता है। जब तक पांचों मिलकर काम नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखता है, मैनेजमेंट इस चीज को इंश्योर करता है कि ग्रुप का लोग मिलकर काम करें। कोई ऊपर लेवल का है, नीचे लेवल का, सबको मिलकर बातचीत करके काम करना पड़ेगा, उससे तालमेल बढ़ेगा। बिना किसी के तालमेल, अगर एक चेन टूट गई तो वो काम नहीं हो पाएगा। प्लानिंग वाला, ऑर्गेनाइजिंग वाला, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। अगर कोई भी लिंक इसमें से टूटता है तो ऑब्वियस है ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। सामान बनाने वाला कितना ही अच्छा सामान बना ले, लेकिन अगर बेचने वाला उसको अच्छे से नहीं बेचेगा तो खुद सोचो बनाने वाले का क्या फायदा, सामान बिक ही नहीं रहा। तो कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है और सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करता है। तो तीन ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि सर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मदद करता है, पर्सनल गोल को अचीव करने में मदद करता है और सोसाइटी के जो डेवलपमेंट है उसमें भी रोल प्ले करता है। 3 पॉइंट हो गया। अगला क्या था बताओ? कोऑर्डिनेशन। 3 पॉइंट हो गया, एक कोऑर्डिनेशन और दूसरा डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करता है। हो गए सारे के सारे पॉइंट्स। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑफ सोसाइटी थ्रू द सोशल ऑब्जेक्टिव। समाज का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? अच्छा सामान देना, गरीब लोगों को रोजगार देना और देश में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, गलत सामान नहीं बेचना है, लो प्राइस पे सामान बेचना है, जैसे आपके कस्टम ट्रेडिशन है देश का उसको फॉलो करना है। समझ रहे हो बात को? तो ये आपका क्या हो गया? सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये आपने ध्यान रखना है, मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा फुलफिल करना। मैनेजमेंट का काम क्या है? हमारे सोसाइटी को डेवलप करना। अगर रिलायंस इंडिया की कंपनी है तो रिलायंस का जिम्मेदारी बनता है कि वो देश को डेवलप करे, कुछ ना कुछ सोशल समाज के लिए भलाई का वो काम करे। तो ये सारे के सारे हो गए इंपोर्टेंस। अगर आपको पूछा जाता है इंपोर्टेंस तो आप ये लिख सकते हो कि स्टडी में आपको ये 2 लाइन पूछी जा सकती है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वाला, तो आपने उसको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा अच्छे से। खुद के नोट्स लिख लिख के बना। देखो मैंने एक सिंपल लैंग्वेज बहुत मेहनत, जब मैं आप लोगों के लिख रहा हूँ मुझको पेपर नहीं देना। देखो मैं भी किताब की स्कैन करके पढ़ा सकता था, मगर मैं आप लोगों के लिए खुद के लिए नोट्स लिख रहा हूं, तो आप भी थोड़ा सा अपने खुद के लिए नोट्स लो। टाइम बहुत है, मैं धीरे धीरे सारा कोर्स करा दूंगा, भरोसा रखो। बोल दिया तो बोल दिया, खत्म बात। अब बात करते हैं नेचर। चलो फटाफट अपनी कॉपी भी देखो, आप ऐसा पढ़ो जैसे मैं लाइव पढ़ा रहा हूं। अपनी कॉपी निकाल के रखो आपके सामने बैठ के, ठीक है? कॉपी निकाल रखो और जो जो बता रहा हूं उसको लिखते जाओ, देखते जाओ, एक कॉपी में लिखते जाओ। देखना आपको कितना मजा आएगा। कब कब खत्म हो जाएगा आधा घंटा पता भी नहीं चलेगा आपको। और कुछ लोगों ने बोला सर टाइम बढ़ाओ क्लास का, तो मैं धीरे धीरे मोर वीडियोस लेके आऊंगा आपको एक दिन में, ठीक है? मैं काम कर, एक्चुअली मुझे नोट लिखने पड़ रहे हैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू, तो मैं नोट्स लिख के रेडी कर रहा हूँ जैसे बन जाएगा और क्लासेस बढ़ा दूंगा मैं। अब आपको मैं 3 चीज याद कराने वाला हूं अभी। तो एक है मैनेजमेंट का नेचर, आर्ट, एक है साइंस, दूसरा है कॉमर्स नहीं है, प्रोफेशन है, ठीक है? तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, कला है। देखो मैं आर्ट के बारे में बताता हूं आपको। आर्ट एक कला है। जैसे मान लो कि कोई सिंगिंग कर रहा है तो वो वही गाने नहीं गाएगा जो पहले से गा रखे, वो नए नए धुन लेके आएगा, नया नया ट्यून लेके, कोई गिटार बजाता है तो कला है कि नया नया डिजाइन, कोई डांस करता है तो नई नई चीजें लेके आता है, दैट्स आर्ट, कला। हम कहेंगे यार ये चीज पहले नहीं देखी, यार क्या कला है। आप देखो सोशल मीडिया मिमिक्री कैसे कैसे करते हैं अब लोग, यार कैसे कैसे लोग, देश कितने टैलेंटेड है, किस किस की इस इमेज को कहां पे ऐड कर देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। यार ये आर्ट है, कला है। साइंस क्या है? विज्ञान। साइंस क्या कहता है? फैक्ट। भाई ये है तो है। हम लोग बोलते हैं कि भाई भगवान सूर्यदेव है, लेकिन साइंस कहता है नहीं, सूर्यदेव क्या, आग का गोला है। समझ रहे हो बात को? तो हम लोग अपने हिसाब से ट्रेडिशन के हिसाब से जो बनाते हैं, लेकिन साइंस फैक्ट, हम लोग कहते हैं आत्मा अजर अमर है, साइंस कहता है आत्मा है ही नहीं, आत्माओं किसने देखा है। समझ रहे हो बात को? हम कहते हैं मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे, पाताल जाएंगे, पता नहीं कहां कहां जाएंगे। साइंस नहीं कहता इनसे, जो साइंस कहता है भाई बॉडी है, बॉडी डिकम्पोज होगी, खत्म। तो ये चीज साइंस है, फैक्ट है, जहां पे लॉजिकल डेरिवेशन, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंस के अंदर। प्रोफेशन क्या होता है? एक्सपर्ट्स। प्रोफेशन मतलब एक्सपर्ट। हम कहते हैं ना भाई ये माहिर है, यानी कि ये प्रोफेशनल है, यार ये अपने काम में प्रोफेशन है, प्रोफेशनल है। तो मैं इन तीनों में से मैनेजमेंट कौन सा है तो मैं बता दूंगा, मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। सर आप कैसे कह दोगे कि मैनेजमेंट एक कला है और विज्ञान है, प्रोफेशन क्यों नहीं है? क्योंकि हम इन तीनों के फीचर्स पढ़ेंगे और जिसके सबसे ज्यादा फीचर इससे मिलते जुलते होंगे हम बोलेंगे वही है। जैसे क्या होता है कि मम्मी और पापा पे बच्चा जाता है तो पापा की एक्टिविटीज करता है तो लोग क्या बोलते हैं, भाई ये पापा पे गया है, ये मम्मी पे गया है। तो ये जो आर्ट और साइंस है, मैनेजमेंट पे गया है, ठीक है? आर्ट और साइंस पे, प्रोफेशन पे अभी तक नहीं गया है। हाँ हालांकि ऐसा जमाना आएगा कुछ सालों बाद, धीरे धीरे ये प्रोफेशन पे भी चला जाएगा, मैनेजमेंट चेंज होता रहता है, ठीक है? चलो अब एक पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। और मैनेजमेंट के आर्ट
और साइंस सब पढ़ते हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ऑब्वियस साइंस के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं, बट इतना तो पता होगा ना, साइंस में किताबें चाहिए होती हैं पढ़ने के लिए। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो बुक्स है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट, यानी कि ये फैक्ट्स पे डिपेंड करे। एक बार चेक करो, management as a science, so science can be defined as a systematic body of knowledge based on fact। जो साइंस है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है बेस्ड ऑन फैक्ट्स। देखो साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में जहां भी बोल दूं ना, तो आप समझना कि उसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने के लिए प्रॉपर बुक चाहिए, क्लास 6 की, 7th की, 8th की, 9th की, लाइन बाय लाइन। ये नहीं कि सीधे सीधे आप जाके बीटेक कर लोगे या फिर आप फिजिशियन बन जाओगे, सीधे सीधे नहीं, आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर बुक्स होती है जो बेस किस पे होता है, फैक्ट पे। साइंस हमेशा फैक्ट की बात करेगा, प्रूफ क्या है, सबूत क्या है, एक्सपेरिमेंट करेगा, चेक करेगा, वो चीज साइंस है। मेन फीचर ऑफ साइंस जो साइंस का मेन फीचर है, तो सबसे पहला फीचर क्या है साइंस में, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में सबसे मेन फीचर जो है वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि इन साइंस सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल व्हिच इज यूज्ड टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। यानी कि साइंस में सिस्टमैटिक जो है बॉडी ऑफ नॉलेज है, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए होता है जिसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है। कहने का मतलब सीधा सीधा बच्चों ये है कि जो साइंस है वो आप किताब पढ़ोगे, समझोगे, तब जाके आप साइंस में कुछ कर पाओगे, आगे नॉलेज तभी मिलेगी आपको। तो मैनेजमेंट भी सेम है, द सेम फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अभी आप लोग मैनेजमेंट सीखने के लिए क्या पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो ना, किसी भी ऑथर की किताब पढ़ रहे हो ना, यानी कि ये जो फीचर साइंस का है वो मैनेजमेंट में भी है। सीधी सीधी बात, टू द पॉइंट, साइंस में किताबें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मैनेजमेंट में किताबें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो साइंस का जो फीचर है वो मैनेजमेंट का फीचर है, दोनों क्या हो रहा है यहाँ पे, मैच कर रहा है। तो पहला पॉइंट कभी नहीं भूलना आपको, कभी भी कभी भी कभी भी नहीं। क्यों, साइंस में भी है, आर्ट में भी है, प्रोफेशन में भी है। क्या पॉइंट है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या होता है सर, किताबें चाहिए बेसिक नॉलेज लेने के लिए, दैट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। साइंस का जो भी सिद्धांत, जो भी प्रिंसिपल बनता है ना, उसको मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। जैसे कोविड की दवाई का जो अभी इलाज चल रहा है, ठीक है, उसको मेडिकल साइंस बोलेंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक दवाई का बार बार वो क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, बार बार उसको चेक करेंगे वो सही है कि नहीं, कई लोगों पे अप्लाई करेंगे, कई जानवरों पे अप्लाई करेंगे, उसके साइड इफेक्ट सब चीज को चेक करेंगे, जिसकी वजह से इसकी दवाई आने में अभी काफी टाइम और लग जाएगा। तो साइंस के जो भी प्रिंसिपल, जो भी सिद्धांत बनाए जाते हैं, उसको मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। तो सेम यही काम मैनेजमेंट में भी किया जाता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, फेयोल और टेलर के प्रिंसिपल, बेसिकली टेलर के प्रिंसिपल में आप देखते हो, टेलर कहता है कि हर एक टेक्निक को मल्टीपल टाइम 100 बार एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करो, 1000 बार एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करो, फिर उसके लिए हम टारगेट सेट करेंगे। ये नहीं कि मैं 1 घंटे में 100 पीस बना सकता हूं, तो मैं सारे एम्प्लॉयज से बोलूं कि तुम भी 1 घंटे में 100 पीस बनाओ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं हर 1000 एम्प्लॉयज को बिठाऊंगा, उनको चेक करूंगा वो 1 घंटे में कितने पीस बनाते हैं, कोई 100 बनाए, कोई 90, कोई 110, कोई 50, कोई 70, सबका एवरेज निकाल के मैं बोलूंगा ये आपका टारगेट है, ये बनाना है, औसत आए, यानी कि औसत जो काम होता है, एवरेज वर्क। तो साइंस का जो प्रिंसिपल है रिपीट एक्सपेरिमेंट, वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में भी क्या है, प्रेजेंट है। तीसरा साइंस का जो फीचर है वो क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस में क्या होता है, कोई भी प्रिंसिपल आपने बना दिया, कोई भी सिद्धांत आपने बना दिया, वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। आपने न्यूटन लॉ पढ़ा होगा, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा होगा, तो वो सारी चीजें जो आपने पढ़ रखी हैं, वो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने जो पढ़ा, आपके छोटे भाई बहन कुछ और लॉ पढ़ेंगे। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपने पढ़ा है, तो अगला सेशन कुछ और पढ़ेगा, अगला सेशन कुछ और पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। एक बार साइंटिफिक प्रिंसिपल बन गया तो ये जीवन भर के लिए लागू होगा। लेकिन मैनेजमेंट में ये चीज बिल्कुल भी नहीं होता। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। साइंस के प्रिंसिपल की यूनिवर्सल वैलिडिटी हर जगह लागू हो जाएगा, हमेशा के लिए, इट अप्लाई फॉर एवर, हमेशा के लिए अप्लाई होगा। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सल, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, लोग कैसे हैं, लोगों का नेचर कैसा है, किस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, उनकी जरूरत क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। अब मैं एक टीचर हूं, हाँ, मैं हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं, क्या सबको मेरा पढ़ाया हुआ सेम समझ आएगा, सबके ऊपर मेरा रूल सेम लगेगा? बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है कि कौन कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड से पढ़ रहा है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मे भी आप लोगों ने फोन खोल के या लैपटॉप खोल के, एक सिस्टम खोल के बैठे हो, पर आपका दिमाग कहीं और है।
तो सोचो क्या वो फायदा हो पाएगा? एक बच्चा पूरे निष्ठा से पढ़ रहा है, पूरे दिमाग से लगा पढ़ रहा है, तो उस पर वो काम करेगा। तो साइंस जो है वो कहता है कि एक प्रिंसिपल बना जीवन भर लागू होगा, लेकिन मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ऐसा लागू नहीं होगा। तो बताओ कौन कौन से प्रिंसिपल है? सबसे पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में है, बिल्कुल है, किताबें वहां भी चाहिए, किताबें यहां भी चाहिए। रिपीट एक्सपेरिमेंट मैनेजमेंट में भी है, इसके अंदर भी है। यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की तो होती है, नहीं होती है, लेकिन साइंस की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। तो ये हो गया आपका सही। तीनों फीचर देखो याद हो, कॉपी में अभी वीडियो पॉज करो और कॉपी में 3 के 3 लिख लो, एक नहीं दो बार 3 बार लिख लो। वीडियो को पीछे जाके देखो कि मैंने कहा 3 पॉइंट लिखवाए, उसको लिख लो। पॉइंट्स टू पॉइंट्स याद करो, जैसे करा रहा हूं वैसे याद करो, बहुत अच्छे से आपको अच्छा भी लगेगा, याद भी हो जाएगा। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, आर्ट। तो आपने पढ़ा सर साइंस के 3 फीचर हैं, जिसमें से 2 फीचर जो है मैनेजमेंट के मिलते हैं। बट क्या साइंस के 3 ही फीचर हैं? क्या पता किसी किताब में 4 मिल जाए, किसी किताब 5 मिल जाए। तो जरूरी नहीं कि कुछ यहाँ पे लिमिट है, और भी हो सकता है। आपके लेवल पे 3 सही है, 3 ही जरूरत है आपको, ज्यादा जरूरत नहीं है। सेकंड है मैनेजमेंट आर्ट। आर्ट क्या होता है? कला। आर्ट इज डिफाइंड सिस्टमैटिक बॉडी। अच्छा सर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आपने बुक्स बताया था, बिल्कुल आर्ट्स में भी किताबें चाहिए। आपने कभी देखा मूवी, बहुत बड़ा पियानो होता है जिसको हीरो बजाता रहता है ना, और धुन निकालता है, तो उसके आगे किताब रखी होती है स्टैंड पे, राग धुन, ये बुक्स होती है उनकी, ठीक है। नॉलेज विच रिक्वायर्स क्रिएट, लेकिन आर्ट में क्या चाहिए? क्रिएटिविटी चाहिए भैया, नई नई चीजें लाना पड़ेगा और कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा परफेक्शन के लिए। कला कब आएगी? आप देखते हो इतने सारे लोग आर्ट्स करते हैं, इतने सारे जिम्नाजियम के एक्टिविटीज होती हैं, कोई कुछ करता है, कोई हवा में उछलता है, ये सब कैसे होता है? प्रैक्टिस, कंटिन्यू प्रैक्टिस, दिन रात प्रैक्टिस होती है, घंटों प्रैक्टिस होती है, तब कोई इंसान एक्सपर्ट बनता है। समझ रहे बात को? किसी ने 2 मिनट का गाना गाया, आपको लगता है कितनी अच्छी धुन है, बट सोचो उस 2 मिनट के गाने के लिए उसने कितनी प्रैक्टिस करी होगी। उसेन बोल्ट दौड़ता, आप देखते हो यार कितनी 10 सेकंड दौड़ा बस वो, और देखा कि सब जगह वो मतलब कि फेमस हो गया। यार उस 10 सेकंड दौड़ने के लिए उसने 10 साल की कितनी मेहनत करी है, ये तो देखो। तो आर्ट्स में प्रैक्टिस है, क्रिएटिविटी है और नॉलेज है। तो सबसे पहला क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बुक्स आर्ट में भी चाहिए और मैनेजमेंट में भी चाहिए। पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब पर्सनलाइज एप्लीकेशन क्या एक बच्चे ने पूछा था, तो इन आर्ट्स ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। यानी कि सिर्फ किताबें पढ़ी लागू कर दिया, किताबें पढ़ी लागू कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आर्ट में हमेशा कुछ ना कुछ आपका पर्सनल स्किल, कोई क्रिएटिविटी, थोड़ा सा लाइन को चेंज करना, टेक्निक को चेंज करना, इसमें आपको चाहिए। इन सेम मैनर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड पर्सनलाइज। अब मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। क्यों? एम्प्लॉय बदल गया, जैसे मैं होता है मैं पढ़ाता हूं, तो कोई बच्चा टॉप होता है तो उसके हिसाब से उसको समझा देता हूं। कोई कमजोर है, वो उस चीज को कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो मुझे उसको उसके हिसाब से समझाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो यही चीज है। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आपके हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा, दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो यानी कि पर्सनल एप्लीकेशन जो है आर्ट्स में भी है और मैनेजमेंट में भी है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे मान लो मुझे किसी ने कोई धुन सिखाया, अब मैंने उस धुन में 1-2 नॉड ऐड कर दिए, 1-2 चीजें और ऐड कर दी, मतलब धुन बदल गया, दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज एप्लीकेशन। यानी सेम टू सेम नहीं, थोड़ा सा कोई नॉट चेंज कर दिया। किसी ने कोई गाना गाया, मैंने गाने के 2-4 बोल बदल दिए। तो होता क्या, पुराने गाने को नए गाने बनाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं। पुरानी मूवीज में थोड़ा चेंज करते हैं, नई मूवी, इसी को होता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। थर्ड है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप सब जानते हो आर्ट्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए और क्रिएटिविटी चाहिए। एंड आर्टिस्ट हैज टू रेगुलर प्रैक्टिस टू बिकम परफेक्ट। आपको परफेक्ट तभी बनना पड़ेगा, आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। एज वी ऑल नो आर्ट इज ओनली इंटरेस्टिंग व्हेन मेक सम क्रिएटिविटी। आर्ट तभी आपको अच्छा लगेगा, कला तभी अच्छा लगेगा जब थोड़ी क्रिएटिविटी लाई जाएगी। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए, ताकि मैनेजमेंट को मैनेजमेंट को भी अच्छे से हम लोग अप्लाई कर सके। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए, मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की जो तीनों के 3 फीचर हैं वो आर्ट्स के फीचर के साथ मैच करते हैं। तो सॉरी आर्ट्स और साइंस है, इनके ज्यादा फीचर मैनेजमेंट में जो है वो मतलब मैच करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट एंड साइंस बोथ है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? आर्ट और साइंस बोथ है। अब आते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैं प्रोफेशन क्या बताऊं आपको, जैसे डॉक्टर होता है प्रोफेशनल होता है, एडवोकेट है प्रोफेशनल है, टीचर है प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल कैन बी डिफाइंड एज अ ऑक्यूपेशन बैक बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उसको एक्सपर्टिंग नॉलेज है, ट्रेनिंग ली है उसने, जहां पे हर कोई एंट्री नहीं ले सकता। देखो हर कोई जो है प्रोफेशन में एंट्री नहीं ले सकता। प्रोफेशनल बनने के लिए आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट से गुजरना पड़ता है। जैसे अगर हम प्रोफेशन के फीचर की बात करें, तो जो पहला फीचर है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हम तीनों में लिख सकते हैं? बिल्कुल यस, मीनिंग सेम होता है, बिल्कुल सेम। क्या होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज? प्रॉपर बुक्स, प्रॉपर गाइडेंस। आर्ट में भी चाहिए, साइंस में भी चाहिए, प्रोफेशन में भी चाहिए और मैनेजमेंट में भी चाहिए। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन प्रोफेशन, study material is available to acquire the specialized knowledge. This feature is also present in management. तो same feature जो है मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, ये तो हर जगह पढ़ी रहे हो आप। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, अब प्रोफेशन में हर कोई एंट्री नहीं कर सकता। आप चाहे किसी डॉक्टर के अंडर में कितने ही दिन कंपाउंडर का काम कर लो,
10 साल कर लो, 20 साल कर लो, 50 साल कर लो, लेकिन आप डॉक्टर नहीं कहलाओगे। यानी कि एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, प्रॉपर तरीके से आपको आना पड़ेगा अंदर, तो ही आप आ पाओगे। खुद सोचो, एक कंपाउंडर है, आप बोलते हो यार आप ही दवाई लिख दो, डॉक्टर पैसे लेता है, तो कंपाउंडर आपके गली मोहल्ले में रहता है, आप दवाई लिख के दे दोगे आप। लेकिन आपको अगर ऑपरेशन कराना होगा तो क्या आप कंपाउंडर से कराओगे? बिल्कुल नहीं कराओगे। तो कहने का मतलब क्या है, कोई लीगल एक्शन है तो आप एडवोकेट जो नहीं भी है ना, आप उससे पूछ पाछ के काम कर लोगे। लेकिन कोई बड़ा केस फंस गया तो आप प्रॉपर कहाँ जाओगे? एडवोकेट के पास ही जाओगे। तो यानी कि प्रोफेशन में हर कोई एंट्री नहीं कर सकता, प्रॉपर डिग्री के बिना आप एंट्री नहीं कर सकते। जैसे कोई अगर आप सीए बनना चाहते हो तो सीए की प्रैक्टिस करोगे आप, प्रैक्टिस तभी कर पाओगे जब सीए की डिग्री होगी आपके पास। सीए की डिग्री मिलने के बाद लोग प्रैक्टिस में जाते हैं, तो वो आप तभी कर पाओगे जब डिग्री होगी। विदाउट डिग्री आप कितनी नॉलेज, आप सीए से ज्यादा नॉलेज है आपके पास, लेकिन आप प्रैक्टिस का काम तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक सीए की डिग्री ना हो। तो इसे कहते हैं प्रोफेशनल। रेस्ट हर कोई घुस नहीं सकता। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। अगर मैं अच्छे से मैनेज कर रहा हूं लोगों को तो जाहिर सी बात है मैं अच्छा मैनेजर बन सकता हूं। अगर मैं लोगों की मदद कर रहा हूं, लोगों की हेल्प कर रहा हूं, लोग मेरी बात मानते हैं, मेरा काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है मैं क्या कर सकता हूं? मैनेजर बन सकता हूं। तो मैनेजमेंट में घुसने के लिए तो आपको कोई एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं भी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है, फिर भी आप मैनेजर बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैनेजर जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन लोगों को गाइड करना जानते हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं, और जो पढ़ा लिखा मैनेजर है उसकी कोई सुनता भी नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है, एंट्री मैनेजमेंट का ये फीचर मैच बिल्कुल भी नहीं करता। मैनेजमेंट कहता है कि हमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन प्रोफेशन कहता है रोक टोक है। सर्विस मोटिव, डॉक्टर जो है रास्ते में जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर भाई पहले उसको ये नहीं बोलेगा मुझे मेरी फीस दे तो मैं तेरा इलाज करूंगा। भाई पहले उसको इलाज करेगा, उसको ठीक करेगा, बाद में फीस की बात करेगा। यानी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका मेन मोटो सर्विस देना है। प्रोफेशन का मेन मोटो क्या है? सेवा करनी है लोगों की। लेकिन मैनेजमेंट यार, हम लोग इतना पढ़ लिख के देश की सेवा करने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट कहता है भैया सेवा इज सेकेंडरी मोटिव, पहला मोटिव तो क्या कमाना है? पैसा कमाना है। प्रॉफिट कमाएंगे यार, खुद तो बन जाए कुछ, तभी तो सेवा करेंगे लोगों की। खुद कुछ है नहीं, कैसे सेवा करोगे? तो जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनका मेन मोटो क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन बिजनेसमैन का मेन मोटो प्रॉफिट कमाना होता है, वहां पे उनका प्राइमरी मोटो सर्विस देना नहीं है। तो यानी कि ये फीचर भी मैनेजमेंट का प्रोफेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो पहला फीचर जो था सिस्टमैटिक बॉडी, वो तो है ही है, हर जगह है। और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, इसमें रोक टोक होती है, मैनेजमेंट का फीचर नहीं है इसका। और सर्विस मोटिव, उनमें की जो प्रोफेशनल है उनका काम है सर्विस देना, सेवा करना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो ये फीचर भी मैनेजमेंट का प्रेजेंट नहीं है। लास्ट है क्लास प्रोफेशनल एसोसिएशन। जब भी आप कोई प्रोफेशनल बनोगे तो आपको किसी ना किसी अपने संघ से, एसोसिएशन से जुड़ना पड़ेगा। एवरी प्रोफेशनल हैज टू गेट रजिस्टर्ड विद हिज ओन एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन। डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े रहना पड़ता है, लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े रहना पड़ता है, सीए को आईसीएआई से जुड़े रहना पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट में जुड़े रहने के लिए ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट का प्रेजेंट नहीं है। तो प्रोफेशन का कोई भी फीचर जो है मैनेजमेंट में नहीं है, सिर्फ पहले पॉइंट को छोड़कर। एक और पॉइंट होता है क्लास एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जितने प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट रहना पड़ता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या था? आपको काम कैसे करना। आप कभी मैकडी जाना, मैकडी आप सबके आसपास होगा, तो मैकडॉनल्ड्स में जब आप बर्गर लेने जाओगे ना, तो उनका बर्गर सर्व करने का तरीका वो कॉमन होगा, वो उसी तरीके से करेंगे, अपने तरीके से नहीं कर सकते। प्रॉपर पैटर्न होगा, प्रॉपर रैपिंग होगी, प्रॉपर जो चीजें होती है प्रॉपर तरीके से, मतलब ग्लव्स हाथ में पहन रखा होगा, ये सारी चीजें जो है प्रॉपर तरीके से लाइन बाय लाइन, वो उसमें कोई भी मतलब कि कुछ चूक नहीं करेंगे उसमें। दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट। अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है? आप सब लोगों ने और शाहिद कपूर की जो बुलेट वाली मूवी है वो आप लोगों ने देखा होगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इसमें वो बुलेट चलाता है, मतलब कि कियारा आडवाणी भी है उसके अंदर, ठीक है। तो अब उस मूवी के अंदर क्या होता है कि शाहिद कपूर एक डॉक्टर रहता है, समझ रहे हो बात को? अब डॉक्टर, हाँ कबीर सिंह, नाम याद आ गया, कबीर सिंह। तो कबीर सिंह में शाहिद कपूर क्या डॉक्टर रहता है और वो किसी का इलाज करता है दारू पी के, यानी कि ड्रिंकिंग पोजीशन में। तो उसका इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है। यानी दारू पी के इलाज करे चाहे कैसे भी इलाज करे, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया ना, उस इंसान की जान तो नहीं गई ना। फिर भी उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, फिर भी जेल जाने की बात होती है। क्यों? क्योंकि आपने अपना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया। टीचर दारू पी के नशा करके आके स्कूल में पढ़ा सकता है, बच्चों को समझ में भी आ जाएगा, बट क्या वो उनका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है? नहीं, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? प्रोफेशनल जितने भी होते हैं उनको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करना पड़ता है, लेकिन मैनेजर में ये चीज एक्सपर्ट अभी तक लीगली ऑब्लिगेशन नहीं है उसका। तो आप ध्यान रखना, बेसिकली वो तो अपने आइडिया के लिए दिया, आपको ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है और ये 4 के 4 पॉइंट आपने समझ जाना है अच्छे से, ठीक है। अब लास्ट हमारा एक पॉइंट है, हम लोग 4 वीडियो देखेंगे, कुल 4 पार्ट देखेंगे मैनेजमेंट का, और ट्राई करता हूं कल तक मैं 4 पार्ट खत्म भी कर दूंगा आपका। लेकिन
मैं कितना खत्म करा रहा हूं मैटर नहीं करता, आप कितना खत्म करो वो मैटर करता है। मैं तो अपना काम करा रहा हूं डेली बेसिस पे, क्या आप खुद कर रहे हो अपने लिए, उस चीज को आपने देख लेना एक बार। अब आपको सीधी सी बात है, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी मैं आपको याद कराता हूं, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। इफेक्टिवनेस में टी आ रहा है, टी है ना, टी का मतलब होता है टाइम, काम को समय पे पूरा करना इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, मैं काम को टाइम पे पूरा कर देता हूं। मुझे यहां से मुंबई जाना है, मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूं मुंबई के लिए और मैं टाइम पे पहुंच जाता हूं, भले ही मैंने कितना तेल फूका हो, गाड़ी में चोट लगी हो, गाड़ी को मतलब कि एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हो, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या कहता है, लो कॉस्ट। देखो दो चीजों की तो बात कर रहे हैं हम लोग, समय पे और कम खर्चे पे। तो टी का मतलब समय, इफेक्टिवनेस में टी आ रहा है और एफिशिएंसी में टी नहीं आ रहा है। समझ रहे हो बात को, यानी कि वो कहता है लो कॉस्ट पे काम को करेंगे, कम से कम खर्चे। भले मुझे यहां से दिल्ली में मुंबई पहुंचना है, मेरी गाड़ी का तेल बहुत कम फूकना चाहिए। आप कभी देखोगे कि जो ये ड्राइवर होते हैं जिनसे आप टूरिज्म कंपनी से गाड़ी बुक करोगे, उनको बोलोगे यहाँ से चलो नैनीताल चलो, तो वो धीरे धीरे चलेंगे ताकि उनका तेल जो है वो कम खर्चा हो, तेल कम पिए। गाड़ी धीरे चलती है, तेल कम पीता है, गाड़ी बहुत ज्यादा तेज चलेगी, तेल ज्यादा पिएगा। तो वो कहते हैं कि हम लेट पहुंचेंगे कोई बात नहीं, टाइम पे भले ही ना हो लेकिन कम से कम कॉस्ट में होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस होना चाहिए क्या, नहीं। एफिशिएंसी या एफिशिएंट होना चाहिए, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन को दोनों के बीच में बैलेंस रखना चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट क्रिएट बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, यानी कि काम को समय पे पूरा करें और काम को लो कॉस्ट में पूरा करें, दोनों के बीच में बैलेंस। कोई ये बोल दे कि भाई मैंने कॉस्ट कम किया पर 2 दिन लेट दे रहा हूं, नहीं। कोई कहे कि भाई मैंने जल्दी कर दिया पर खर्चा ज्यादा होगा, तो भी नुकसान है। तो दोनों चीज के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। क्लियर है? तो इससे आपको काफी ज्यादा केस स्टडी पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखना, काम को समय पे पूरा करते हैं तो एफिशिएंट, काम को तो अगर उस समय एफिशिएंट है तो इफेक्टिवनेस, काम को टाइम पे पूरा करते हैं, इफेक्टिवनेस, और काम को समय लो कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में पूरा करते हैं तो एफिशिएंसी। तो क्या होता है इफेक्टिवनेस, चेक करो। इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, इसका मतलब इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी मतलब एट मिनिमम कॉस्ट, काम को कम से कम में। अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो ये टाइम ओरिएंटेड है, समय को देखता है। और ये क्या देखता है, लागत को, कॉस्ट को। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे एंड रिजल्ट को अचीव करने की बात करते हैं, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कम से कम कॉस्ट की। मेन कंसिडरेशन क्या है, सही काम होना चाहिए, टाइम पे सही काम होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है, सही तरीके से होना चाहिए। कॉस्ट आप मेंटेन रखो तो आपका महंगा ना जाए। तो ये आपका डिफरेंस था एफिशिएंट और एफिशिएंसी। उम्मीद है आपको आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ना। यही आपका कमेंट होता है जो मुझे और अच्छे से पढ़ाने के लिए मजबूर करता है। कहीं भी मैं आपसे चार्ज तो नहीं कर रहा, सिर्फ आप लोगों का ये लाइक, ये शेयर, ये कमेंट ही मेरे लिए गुरुदक्षिणा है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग इसी तरीके से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।